हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर भाई चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। तो आइए चलते हैं यहाँ पर हम अपने सेशन पे। आज का हमारा सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन है इनके जो है हम पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? क्या पूछा गया है कि भाई खनिज के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है या फिर ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं या फिर सभी खनिज अधात्विक होते हैं या फिर ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। तो खनिज के संदर्भ में भाई क्या सही है और क्या गलत है? तो इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, लेकिन भाई ये सिर्फ अधात्विक होते हैं, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते, ये धात्विक और अधात्विक दोनों होते हैं। धात्विक और अधात्विक दोनों होते हैं। क्लियर? अधात्विक दोनों होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि इसमें क्या करना है, हमको मिलान करना है। यहाँ पर नर्मदा घाटी, बज्जी, गारो पहाड़ियां, गंगा घाटी और सिंधु यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी सहायक नदियां यहाँ पे, और सहायक नदियां लिखा हुआ है और सहायक जो नदियां हैं इनके बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर बताइए कि क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो जल्दी से जब हम यहाँ पर बात करते हैं नर्मदा घाटी की, तो भाई नर्मदा घाटी किससे संबंधित है? यहाँ पर आखेट और संग्रहण से। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं बज्जी, तो बज्जी क्या है? यहाँ पर आरंभिक गणतंत्र जो है बज्जी बोला जाता है। और गारो पहाड़ियां जो है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जब हम गारो पहाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पर आरंभिक कृषि और उसकी सहायक नदियों की बात होती है। साथ ही साथ जब हम गंगा घाटी की बात करते हैं तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर यहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ सिंधु और सहायक नदियों की जब हम बात करती हैं तो जो सिंधु और सहायक नदियां हैं ये प्रथम नगर से रिलेट करती हैं। तो सिंधु और सहायक नदियां प्रथम नगर आपने पढ़ा है, समझा है, ये आप हमसे पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको एक भी पता है, पहली बात तो सिंधु सभ्यता आप पढ़ चुके हो, सिंधु और सहायक नदियां किसमें आती हैं? प्रथम नगर में आती हैं। तो भाई ई का फोर्थ सिर्फ और सिर्फ एक में ही दिया है, ई का फोर्थ सिर्फ और सिर्फ एक में ही दिया है, वो है बी। तो अगर आपको एक भी ऑप्शन क्लियर होगा तो भी आप यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आसानी से लगा लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी, कौन सा गलत है कौन सा सही है इसको देख लेते हैं। कि भारतीय इतिहास में तिथियों और काल के समसामयिक जो वाद विवाद हैं यहाँ पर इसके संदर्भ दिए गए हैं। तो कथन क्या कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधियां उपयुक्त हैं क्योंकि शासकों को का जो धर्म है वो ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और कथन बी क्या दिया है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली जो ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हैं इनको निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा?
इसके बारे में जब हम देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का जो धर्म है वो ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ये बिल्कुल सही है। और कथन बी क्या दिया गया है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली जो ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हैं इनको निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना यहाँ पर समस्यात्मक है। भाई ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं है इसकी। है दोनों सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। तो नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में बात हो रही है। कथन ए और कथन बी दिया गया है। कथन ए क्या कह रहा है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। यहाँ पर कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौक का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। साथ ही साथ कथन बी क्या कह रहा है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए यहाँ पर छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या सही है और क्या गलत है आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो कथन ए हम बात करते हैं, कथन ए की और कथन बी की। तो कथन ए क्या कह रहा है कि कई चित्रों में अपने आसपास के जो बदलाव हैं इनका उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए यहाँ पर छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। भाई ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, बस इसका इससे रिलेट नहीं है। ये अलग स्टेटमेंट है और ये आपका अलग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से यहाँ पर किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। गिरनार का शैल अभिलेख, या फिर पाषाणनामा चित्रकला, या फिर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, या फिर कांगड़ा शैली की चित्रकला। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे आरंभिक मानवों पर समझ को अगर आप बताना चाहते हैं यहाँ पर, तो प्राथमिक स्रोत यहाँ पर किसको मानेंगे, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला यहाँ पर भीमबेटका से संबंधित है। और यहाँ पर भीमबेटका जो है वो कहाँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद में स्थित है। रायसेन जनपद में स्थित है, रायसेन की पहाड़ियों पर, रायसेन की पहाड़ियों पर, रायसेन की पहाड़ियों पर। तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था एक निश्चित फीस लेकर, या फिर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे, या फिर वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए, या फिर सरकारी संस्थानों में। तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो भाई ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था, साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे। यानी बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था। सिर्फ कब छुट्टी मिलती थी, जब फसल की कटाई का समय होता था तभी छुट्टी मिलती थी, बाकी साल भर उनको पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं
कि यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में ये दोनों कथन है। कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग जो हैं स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी क्या दिया गया कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा समुदाय एक अलग राष्ट्र है। प्रत्येक भाषा समुदाय क्या है एक अलग राष्ट्र है। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यूरोप में राष्ट्र राज्य के जो उदय हुआ उसके संदर्भ में। तो कथन ए क्या दिया गया कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग जो हैं ये स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, बिल्कुल सही है। और कथन बी क्या कह रहा है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में जो लोग थे इनको यह बोध कराया गया कि प्रत्येक जो भाषा समुदाय है ये एक अलग राष्ट्र था। तो भाई ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये अलग अलग स्टेटमेंट हैं। फिर से ये इनकी व्याख्या नहीं है। ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि BCE का क्या तात्पर्य है। बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कॉन्ट्रीप्रेरी एरा या फिर बिफोर क्रिश्चियन एरा। यहाँ पर BCE से क्या तात्पर्य है। तो अगर यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं देख पा रहे हैं तो BCE का तात्पर्य यहाँ पर बिफोर कॉमन एरा है। क्या है बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, हम यह आज कैसे जानते हैं, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाणपुर में भारत में शुतुरमुर्ग जो है वो होते थे। भाई पुरापाषाण काल जो था यहाँ पर इस समय पर जो है वो शुतुरमुर्ग होते थे, ये हम कैसे मान लें। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं या फिर शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं या फिर विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है या फिर उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमको मिलता है। तो हम ये कैसे जानते हैं कि जो पुरापाषाण काल है इसमें भारत में शुतुरमुर्ग भाई होते थे। तो किस तरह से हम जानते हैं, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में जो है वो भाई शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, इसीलिए हम ये मानते हैं और जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आपको मैंने पढ़ाई भी है, तो बताइए कि भाई हड़प्पा सभ्यता जो है इसका पतन कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया या फिर जंगलों का विनाश हो गया या फिर सभ्यता के पूरे क्षेत्र में ही बाढ़ आ गई या संभवतः नदियां सूख गई थीं। तो जो पतन था क्यों हुआ कैसे हुआ इनके बारे में हम जो है देखते हैं कि यहाँ पर राइट आंसर भाई क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ABD है। यहाँ पर ये पोर्शन आपको काट देना है और इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। भाई ABD है या फिर ACD है या फिर BCD है या फिर ABC है। जल्दी से बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पर पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था वो अचानक से हुआ और पूरी की पूरी सभ्यता अचानक से ही खत्म हो गई और यहाँ पे अभी तक इसका कोई ये रहस्यमयी तरीके से इसका पतन हुआ। ये सभ्यता का पतन जो हुआ था वो कैसे हुआ, एक रहस्यमयी तरीके से हुआ, यानी किसी को कुछ पता ही नहीं चला और एकदम से क्या हो गई, ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो अब
जब रहस्यमय तरीके से ये सभ्यता समाप्त हुई, आपने पढ़ा भी था, तो भाई लोगों के अपने अपने मत थे, लोगों के अपने अपने मत थे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्राकृतिक आपदा आ गई होगी कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से भाई इस सभ्यता का पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई, यहाँ पे सभ्यता का पतन हुआ। तो यहाँ पे जो है जंगलों का विनाश हो गया होगा, या फिर सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, या फिर संभवतः नदियां सूख गई होंगी। तो ये अपने यहाँ पर मत थे कि कुछ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए जो है पूरी तरह से पूरी सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये कारण नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे BCD आपका सही होगा, C ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी, या फिर बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, या फिर मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ, या फिर मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि महायान जो है वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भाई महायान के अंतर्गत जो था वो यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, और इनको इसमें क्या यहाँ पर पूजा जाने लगा था, भगवान की तरह इनको पूजा जाने लगा था। ठीक है, पूजने लगे थे लोग, पूजा करने लगे थे इनकी, यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। क्लियर, ए आंसर आपका राइट होगा। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत यहाँ पर प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है, प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है, अब बताइए। यहाँ पर गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों के क्षेत्र जो थे वो पहली बार यहाँ पर बैठा गया, या फिर दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांत पर नियंत्रण करना यहाँ पर कठिन था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार जो है वो इन्होंने लंबे समय तक रखा, या फिर उपमहाद्वीपीय का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। जल्दी से बताइए, खिलजी और तुगलक वंश का जो प्रशासन था, समेकन था, इसके संदर्भ में क्या सही है? तो इसके संदर्भ में हमारा क्या सही है, जो गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगल थे उनके क्षेत्र को पहली बार बैठा गया नहीं भाई, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांत पर नियंत्रण पाना जो था वो कठिन था इनके प्रशासन में। बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखेंगे कि जनजातीय लोगों के इतिहास में पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, या फिर जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, या फिर जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर ही निर्भर रहा है, या फिर समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत ही कम जानकारी दी है। इसका क्या होगा राइट आंसर? कौन सा कथन जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण के द्वारा यहाँ पर जो बताया गया है वो गलत है? तो गलत कौन सा है भाई कि अधिकांश जो जनजातीय समूह हैं इनके लिखित दस्तावेज रखा गया, समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा, यही आपका गलत है, यही आपका गलत है। एक
आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को यहाँ पर समेकित किया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाही की भर्ती कर या फिर भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर या फिर तुष्टीकरण और तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो जब 1857 के विद्रोह के बाद की बात होती है तो अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत पर नियंत्रण को करने के लिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया या फिर जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता या फिर जनता को मतदान का अधिकार या फिर मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है कि क्योंकि यहाँ पर मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता था, तो यहाँ पर जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष सहभागिता की बात हुई है, तो यही आपका गलत होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के किस क्षेत्र को यहाँ पर छोटा तिब्बत कहा गया। तो छोटा तिब्बत किसको कहा गया। यहाँ पर छोटा तिब्बत और इसका एक नाम और है यहाँ पर चंद्रभूमि। चंद्रभूमि या छोटा तिब्बत जो है वो किसको कहा गया है। यहाँ पर लद्दाख को कहा गया है। किसको कहा गया है। लद्दाख को कहा गया है। डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में यहाँ पर अपील प्रणाली या पुनर्विचार प्रणाली किसको कहते हैं। न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान या फिर राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान या फिर निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान या फिर न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब भी हम बात करते हैं भारत में जो है अपील प्रणाली या फिर पुनर्विचार किसे कहते हैं, तो भारत में अपील प्रणाली या फिर पुनर्विचार आप किसे कहेंगे कि निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ यहाँ पर उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा कि अगर निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ आपको जाना है या फिर आप उनसे संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा लक्षण नहीं है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है या फिर यहाँ कोयला एवं लोहा के अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है या फिर इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं या फिर यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो लक्षण नहीं है भाई, इस पठार पर जो है पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं, ये आपका लक्षण जो है वो नहीं है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का जो है वो लक्षण कौन सा नहीं है कि इस पठार पर पश्चिम की ओर जो है
बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं, पश्चिम की ओर नहीं पूर्व की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। तो यहाँ पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां लिखा हुआ है, इसलिए सी आपका नहीं होगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर अफ्रीका के बारे में सही है? यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत मकर रेखाएं गुजरती हैं, या फिर यहाँ पर गोबी मरुस्थल जो है वो इसी महाद्वीप में स्थित है, या फिर इसे पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि एशिया से अलग करता है, या फिर अफ्रीका का यहाँ पर बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा, अफ्रीका के बारे में क्या सही है? अफ्रीका को हम क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं यहाँ पर अंध महाद्वीप। अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं, तो इसको आपका अंध महाद्वीप भी लिखा आ सकता है और अफ्रीका महाद्वीप भी लिखा आ सकता है। और यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत और मकर रेखाएं वाई गुजरती हैं। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि भारत के जो दक्षिणी भाग हैं, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो शरद ऋतु है इसमें वर्षा होती है, क्यों? पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, या फिर पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है, या फिर पवन स्थल जो है यहाँ पर क्या भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जो है वो बहती है, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो पवन है वो स्थल भागों से लौटकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आई होप कि आज की जो क्लास थी वो आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया तो रिकॉर्डेड सेशन है, तो इसके लिए आपको जो है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आपके जो लाइव सेशन चलते हैं वो 1 बजे से और 7 बजे से डेली चलते हैं। कुछ इशू होता है तो आपकी क्लास मिस ना हो, तो उस वजह से आपको रिकॉर्डेड सेशन भी दिए जाते हैं। तो आप लोग रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशन दोनों पर ही फोकस करेंगे। जो भी आपको मिल रहा है सब कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको पूरा सिलेबस जो आपके सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।